हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका केवी एजुकेशन पर। और ये वीडियो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड वीडियो है। ठीक है। और अब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या कर रहे थे, हम अपनी जीओसी स्टार्ट कर चुके थे। और जीओसी में अगर मैं आपको रिमाइंड करा दूं तो हम क्या पढ़ चुके थे, हम अपने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ चुके थे। फिर हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ने स्टार्ट किए थे। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में मैं आपको याद दिलवा दूं, हमें क्या क्या पढ़ना था। हमें इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना था, हमें हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़नी थी, हमें रेजोनेंस पढ़नी थी, हमें मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ना था। ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स थे। और मैं आपको याद दिलवा दूं, इसमें आगे हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके थे, हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ चुके थे, हम रेजोनेंस पढ़ चुके थे। और क्या है, हम मीजोमेरिक इफेक्ट में हम क्या देख चुके थे, -m और +m के ग्रुप कौन से होते हैं, है ना। और उनके ऑर्डर को कैसे याद करें, उनकी ट्रिक भी हम देख चुके थे। ठीक है। तो इस वीडियो में हमें क्या करना है, पहले तो हम मीजोमेरिक इफेक्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे, है ना, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है ना, बिना किसी कंफ्यूजन के। मीजोमेरिक इफेक्ट के एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पहले वो देखेंगे। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इनके मिक्स क्वेश्चन करेंगे। मैंने बोला था ना मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें PYQ भी मैं आपको कराऊंगा, इनके हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले हम कि मीजोमेरिक इफेक्ट को कैसे पहचानना है ना। देखो सिंपल सी बात है, जो कंफ्यूजन होगी ना वो इनमें होगी। मीजोमेरिक इफेक्ट का जो क्वेश्चन होता है ना, वो देखने से ही पता लग जाएगा आपको कि ये मीजोमेरिक इफेक्ट का क्वेश्चन है ना। तो वो कैसे है, तो स्टार्ट करते हैं अपने मीजोमेरिक इफेक्ट के साथ, फिर हम इनके मिक्स क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, अब हम बात कर रहे हैं एम इफेक्ट यानी मीजोमेरिक इफेक्ट। अब इसके किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, मतलब देखते ही कैसे बताएं कि ये क्वेश्चन जो है अपना वो मीजोमेरिक इफेक्ट का पूछा गया है। ठीक है। देखो मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा, आपको एक बेंजीन रिंग दिखाई देगी, और बेंजीन रिंग के ऊपर आपसे किसी की भी स्टेबिलिटी पूछ सकते हैं, कार्बोकटायन की या फिर कार्बो अनायन की, कुछ इस तरीके से, है ना। मान लो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पूछ ली। ठीक है। अब क्या होगा, इस रिंग पे आपको एक ग्रुप लगा हुआ दिखाई देगा। ठीक है। मान लो यहाँ पे वो ग्रुप लगा हुआ है, मान लो +m ग्रुप लगा हुआ है ना। देखो ग्रुप तो कोई भी हो सकता है ना, मीजोमेरिक में क्या है, या तो +m हो सकता है या -m हो सकता है। यहाँ पे +m लगा हुआ है मान लो, है ना। और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मान लो यहाँ पे -m लगा हुआ है या यहाँ पे +m लगा हुआ है, मतलब क्या है, एक इसकी स्टेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी और रिंग पे आपको ग्रुप्स लगे हुए दिखाई देंगे, और वो ग्रुप -m भी हो सकता है, +m भी हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, मतलब समझ जाओ कि वो मीजोमेरिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं कि ऐसे आपसे स्टेबिलिटी पूछी जाएगी, है ना। मान लो कार्बोकटायन की है या फिर कार्बो अनायन की है, ऐसे स्टेबिलिटी पूछी जाएगी, या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ली जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या है, सिंपल है। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, H+ को भेज दो, जो बचा हुआ बच जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी बताओ फिर। ठीक है। और यहाँ पे है ना, यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी क्या है, आपको ग्रुप लगे हुए दिखाई देंगे, मतलब वो मीजोमेरिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। और इसको अच्छे तरीके से अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। तो मीजोमेरिक इफेक्ट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि क्वेश्चन उसका पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, पहली बात क्लियर है। अब मैं दूसरी बात आपको बताने जा रहा हूं कि मीजोमेरिक इफेक्ट का हर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। देखो, जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है ना, वो इंडक्टिव इफेक्ट का बाप होता है। मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट का बाप होता है। मतलब क्या है कि जहां पे मीजोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट है, वहां इंडक्टिव इफेक्ट की कोई भी औकात नहीं है। ठीक है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट का कोई भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, तो सबसे पहले हम मीजोमेरिक इफेक्ट को चेक करेंगे। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट का बाप है, मतलब इसके सामने इसकी कोई भी औकात नहीं है। मीजोमेरिक इफेक्ट से अपना क्वेश्चन निकल आया, ठीक हो गया, तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले है। बट अगर मीजोमेरिक इफेक्ट से अपना क्वेश्चन सही नहीं हुआ, तब हम जाएंगे किसके पास, इंडक्टिव इफेक्ट के साथ।
देखो ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये सारा अभी हम करने वाले हैं, कैसे कैसे ये जो बोल रहा हूँ सारा हम करने वाले हैं, टेंशन मत लो। पर मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। देखो क्या है, क्वेश्चन अपने से पूछा गया, अपने को पता चल जाएगा मीजोमेरिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। फिर अपने को क्या करना है, मीजोमेरिक इफेक्ट से आंसर निकाल के देखना है। मीजोमेरिक इफेक्ट से आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले है, नहीं आया तब हमें जाना है इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूं कि मीजोमेरिक इफेक्ट से पहले इंडक्टिव इफेक्ट को नहीं देखना है, क्योंकि इसकी कोई औकात ही नहीं है। मीजोमेरिक इफेक्ट इसका अब बाप है, ठीक है। ये बातें क्लियर हैं, ये बातें क्लियर हैं। देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं जो मीजोमेरिक इफेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हुए काम आएगी, है ना। देखो ये हम मोटा मोटा बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अपने को अप्रोच करना है ना, और कैसे करेंगे ये सारी बातें मैं आपको क्वेश्चन करते हुए सारी बातें दोबारा से बताऊंगा। पर एक नॉर्मल सी बातें कर रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। देखो मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है ना, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, कभी भी वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर पे मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करें, मान लो 5 मीटर पे मीजोमेरिक इफेक्ट की स्ट्रेंथ जो है वो 10 है ना, और बात करें कि 10 मीटर पे कितनी होगी या फिर 50 मीटर पे कितनी होगी, तो 10 मीटर पे भी इसकी स्ट्रेंथ 10 रहेगी और 50 मीटर पे भी 10 रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस पे ये डिपेंड ही नहीं करता है ना। कितना भी डिस्टेंस कम कर लो, कितना भी ज़्यादा कर लो, स्ट्रेंथ जो है मीजोमेरिक इफेक्ट की वो सेम रहेगी। जबकि इंडक्टिव की बात करें तो 5 मीटर पे मान लो इसकी स्ट्रेंथ 10 है, तो इसकी 10 मीटर पे कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और डिस्टेंस अगर हम और बढ़ाएंगे तो इसकी स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। मतलब क्या है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। कम डिस्टेंस पे इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। कम डिस्टेंस पे इसका इफेक्ट ज्यादा होगा और ज्यादा डिस्टेंस पे इसका इफेक्ट कम होगा, ठीक है। इतनी बातें हमारी बिल्कुल ही क्लियर हैं। तो अब आपके सामने एक 15 मिनट की वीडियो चलने वाली है। अब आपके सामने एक 15 मिनट की वीडियो चलने वाली है, और यार वो वीडियो ना इतनी अच्छी बनी हुई है कि मीजोमेरिक इफेक्ट में अपने को जो चाहिए ना, असल में जो बार बार कंफ्यूजन होती है, असल में जो चीज़ चाहिए, जहाँ से कंफ्यूजन से अपने को जो बचना है, वो उस वीडियो में कवर है। इतनी अच्छी बनी हुई है, ठीक है। तो आपके सामने 15 मिनट की वीडियो चलेगी अभी, सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएंगी, सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होने लग जाएंगे। उसके बाद हम फिर से लौटेंगे कहाँ पे, फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे किसके किसके, इंडक्टिव इफेक्ट के, हाइपर कॉन्जुगेशन के और रेजोनेंस के। मीजोमेरिक तो अपना इसमें ही बिल्कुल ही क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये वाली अब वीडियो। अब हम करने वाले हैं मीजोमेरिक इफेक्ट के क्वेश्चंस, ठीक है। देखो मीजोमेरिक इफेक्ट के क्वेश्चंस करने से पहले हमेशा ध्यान रखो कि ये जड़ी बूटी हमारे पास होनी चाहिए। हमेशा हर क्वेश्चन में ये जड़ी बूटी अप्लाई करके देखनी है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन गलत होगा वो यहीं से होगा, ठीक है। देखो इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता। मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता। एम फॉर मेटा, एम फॉर मीजो नहीं होता, ठीक है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो CH3 ग्रुप होता है ना, CH3 ग्रुप, कुछ नहीं याद रखना आपको, हाइपर कॉन्जुगेशन वॉन्जुगेशन सब भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखना है कि CH3 ग्रुप प्लस M शो करता है। पर जो भी हमने अभी अपनी ट्रिक में प्लस M वाले ग्रुप किए ना, उन सबसे इसका प्लस M वीक होता है, ठीक है। प्लस M शो करता है, पर इसका प्लस M, जो भी हमने प्लस M वाले ग्रुप किए उनसे इनका प्लस M कमजोर होता है, क्लियर है। तीसरा पॉइंट है कि जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस सिर्फ और सिर्फ -I शो करेंगे, है ना। वैसे प्लस M भी शो करते हैं, पर उनके प्लस M पे हमने क्रॉस मार देना है, मतलब उनका प्लस M काउंट ही नहीं करना। जो भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हेलोजेंस जहां भी दिखा सिर्फ और सिर्फ -I से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता। दूसरा पॉइंट, CH3 ग्रुप जो होता है वो प्लस M शो करता है और इसका प्लस M सबसे कमजोर होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट कि जो हेलोजेंस होते हैं उनका क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ -I से सॉल्व करना है, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये है अपना पहला क्वेश्चन।
अब देखो हर क्वेश्चन, कोई भी मीजोमेरिक इफेक्ट का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले चेक करना है कि ये है ना, कि इनमें से कुछ तो नहीं आ गया मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक। अब यहां पे देखो ये पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो, ये होती है मेटा और ये पैरा। अब ये दोनों लगे हुए हैं पैरा पे, मतलब पहला तो केस नहीं है, दूसरा CH3 वाला केस भी नहीं है, तीसरा हेलोजन वाला केस भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कोई भी क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखो, पहले लगाएंगे मीजोमेरिक इफेक्ट, पहले लगाएंगे मीजोमेरिक इफेक्ट, उससे आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो जाएंगे इंडक्टिव पे। ठीक है, पहले लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब देखो ये कैसा ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, हमें पता है कैसा ग्रुप है, +M वाला ग्रुप है। और ये कैसा ग्रुप है, देखो पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो जल्दी जल्दी होंगे। ठीक है, ये कैसा ग्रुप है, ये है -M ग्रुप। ठीक है, अब देखो हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन मतलब क्या है, सीधा सीधा ये देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा मजे में है, कौन सा ज्यादा सुखी है। अब देखो ये है यहां पॉजिटिव चार्ज, मतलब इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई चाहिए सुखी होने के लिए। अब देखो ये है +M, देखो प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना और M का मतलब है मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू। माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और M का मतलब है मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये +M मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये -M मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब देखो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसने दिए, और इसके पास भी कमी थी इलेक्ट्रॉन की और इसने उल्टा खींच और लिए उससे, है ना, इसके पास पहले ही कमी थी, इसने खींच भी लिए, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये उसको सुखी कर रहा है, उसको मजे दे रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही मैंने क्या बोला था, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ये लगा के देखना है मेटा पे मीजो नहीं होता। अब कोई भी मेटा पोजीशन पे नहीं है, CH3 भी नहीं है, हेलोजन भी नहीं है, तो अब आगे हम प्रोसीड इसमें कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, मीजोमेरिक इफेक्ट देखना है, इंडक्टिव के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। अगर आपका आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो ये कैसा ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, +M ग्रुप, और ये कैसा ग्रुप है, ये भी +M ग्रुप है। ठीक है, इंडक्टिव देखना ही नहीं है, पहले आंसर नहीं आया तो इंडक्टिव पे जाएंगे। ठीक है, अब देखो स्टेबिलिटी देखनी है कार्बोकटायन की, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये भी +M के थ्रू दे रहा है और ये भी +M के थ्रू दे रहा है, तो जो ज्यादा दे देगा वो इसको ज्यादा सुखी कर देगा। तो हमने ऑर्डर में ट्रिक में देखा था कि ये वाला ग्रुप जो है ये इससे स्ट्रॉन्ग मीजोमेरिक है ना, ये इससे आगे था ट्रिक में, तो इससे स्ट्रॉन्ग है तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का ही क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला था, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ये चीजें देखनी है, क्योंकि यही क्वेश्चन गलत करवाएंगी। ठीक है, अब देख लो मेटा पे मीजो शो नहीं होता, देखो पहले दूसरा तीसरा चेक कर लेते हैं। CH3 तो कहीं भी नहीं है, हेलोजन भी नहीं है। अब ये है मेटा पे मीजो नहीं होता। अब देख लो ये कौन सी पोजीशन है, पैरा, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, और ये है मेटा, मतलब यहां पे मीजोमेरिक इफेक्ट शो नहीं होगा। ठीक है, और यहां पे कैसा होगा, यहां पे मीजोमेरिक होगा, और कैसा होगा इस ग्रुप का, OR ग्रुप का +M, और ये भी OR ग्रुप है, और यहां भी होगा +M। ठीक है, अब देखो स्टेबिलिटी देखनी है कार्बोकटायन की, स्टेबिलिटी देखनी है कार्बोकटायन की, मतलब इसको सुखी होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब सिंपल है, मैंने क्या बोला, तब तक इंडक्टिव पे नहीं जाना जब तक अपना काम चल रहा है। अब मीजोमेरिक से देखते हैं अपना कितना काम चल रहा है। देखो ये मीजोमेरिक के थ्रू इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा, ये भी मीजोमेरिक के थ्रू इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा, पर इसमें तो मीजोमेरिक हो ही नहीं रहा, तो ये कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इन दोनों ने सप्लाई किए, तो एक बात तो क्लियर है कि ये मिनिमम स्टेबल है ना, इसको सुख मिल रहा है, इसको भी सुख मिल रहा है, पर इसको कुछ नहीं मिल रहा, तो ये तो है मिनिमम स्टेबल। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करें, अब देखो इसमें भी +M है और इसमें भी +M है, और हमने एक फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कभी भी नहीं करता, है ना। अब आप बोल दो देखो ये पोजीशन बिल्कुल इसके पास है, ये पोजीशन इसके कितनी दूर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना इसका +M उतना ही इसका +M, मतलब इसके +M से इसका +M कैंसिल हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, अब करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। देखो OR ग्रुप का कैसा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, -I, और इसका भी OR है तो ये भी -I। अब माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, है ना, माइनस का मतलब खींचेगा और I का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। अब इसके पास पहले ही कमी है तो ये और खींच लेंगे, है ना। तो अब देखते हैं कौन ज्यादा सुखी है, कौन ज्यादा दुखी है। देखो ये है बिल्कुल इसके पास, तो ये इसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा,
और ये है इसके बहुत दूर, मतलब इसके कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। तो इसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इसको ज्यादा दुखी कर देगा, ये कम खींच पाएगा तो ये कम दुखी होगा। क्लियर बात है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फिर से वही बेसिक स्टेप से चलना है, कहीं ये कंडीशन तो नहीं आ गई। तो CH3 भी कहीं नहीं दिख रहा, हेलोजन्स भी कहीं नहीं दिख रहे, और मेटा पोजीशन पे मीजोमरिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देख लो मेटा पोजीशन ढूंढ लो पहले। देखो ये भी मेटा पे, ये भी मेटा पे, मतलब इनमें मीजोमरिक इफेक्ट शो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसमें मीजोमरिक होगा, इसमें मीजोमरिक होगा, और कैसा मीजोमरिक होगा, इसमें -m, और इसमें कैसा होगा, +m, OR ग्रुप का +m। ठीक है, अब स्टेबिलिटी देखनी है कार्बन अनायन की, कार्बन अनायन की स्टेबिलिटी देखनी है। मतलब क्या है, इस कार्बन अनायन को सुखी होने के लिए चाहिए कि कोई इसके ये नेगेटिव चार्ज को खींच ले। ठीक है, अब देखो हमें इंडक्टिव पे जब तक नहीं जाना तब तक जरूरत ना पड़े। अब देखो ये -m के थ्रू इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, मतलब इसको सुखी कर रहा है, और ये देखो +m के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इसको दुखी कर रहा है, दुखी कर रहा है। ठीक है, अब देखो मीजोमरिक इफेक्ट जो होता है ना वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है इंडक्टिव पे, है ना। मतलब जहां पे ये आ जाएगा ना इसकी कोई औकात नहीं होती, है ना। तो पहला आंसर अपना क्या बन गया, देखो इससे इसको स्टेबिलिटी मिल रही है तो ये तो हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल, और ये इसको अनस्टेबल कर रहा है तो ये हो जाएगा सबसे कम स्टेबल। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया मीजोमरिक इफेक्ट से। अब देखो इन दोनों में कैसे डिसाइड करें, ना इसमें मीजोमरिक है ना इसमें मीजोमरिक है, तो हमें जाना पड़ेगा कहां, इंडक्टिव पे। ये कैसा इंडक्टिव लगाएगा, -I, और ये भी कैसा लगाएगा, -I। ठीक है, अब देखो -I का मतलब ये इसका ये चार्ज खींच रहे हैं, पर हमने इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर में किया था कि NO2 ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा होता है OR ग्रुप से। ठीक है, तो इसका इंडक्टिव ज्यादा, तो इसके ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, मतलब ये इसको ज्यादा सुखी कर देगा। ठीक है, तो ये अपना ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एसिड स्ट्रेंथ का, कि बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। देखो एसिड क्या होता है, कोई भी एसिड क्या होता है, जो H+ को डोनेट करता है, जो H+ को डोनेट करता है। अब यहां से ये H+ जाएगा तो यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस क्वेश्चन को क्या करो, कार्ब अनायन की तरह ट्रीट करो, है ना, कार्ब अनायन की तरह। मतलब ये नेगेटिव चार्ज जिसमें ज्यादा स्टेबल होगा वही हो जाएगा ज्यादा एसिडिक। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, ये क्या शो करेगा, -m, ये क्या शो करेगा, +m। इंडक्टिव देखना ही नहीं है अगर अपना आंसर आ गया तो। ठीक है, देखो इसको चाहिए इसका कोई चार्ज खींच ले। अब ये -m के थ्रू खींचेगा और ये +m के थ्रू इसको उल्टा अनस्टेबल कर देगा, है ना। तो ये हो जाएगा ज्यादा एसिडिक। क्लियर बात है ना, इसने इसका चार्ज खींच लिया। और अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है एसिडिक स्ट्रेंथ का। इसमें बताओ कौन ज्यादा एसिडिक, कौन कब। अब हम यहां पे गलती क्या करेंगे कि मीजो यहां पे मेटा पोजीशन को पकड़ेंगे हम, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। देखो मैंने क्या बोला था, हेलोजन्स के केस में सिर्फ और सिर्फ -I को देखना है, मीजोमरिक को भूल जाना है। मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ -I और -I लगाना है, मीजो ऑर्थो पैरा का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है तो क्या करना है, ऑक्सीजन पे सीधा सीधा नेगेटिव ले लेना है, H+ को भेज के। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज को स्टेबल देखना है, कौन ज्यादा स्टेबल कर रहा है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट तो सीधा सीधा डिस्टेंस के बेस पे कर लेंगे। ये बिल्कुल नजदीक है तो इसका ज्यादा नेगेटिव चार्ज खींच लेगा, ये थोड़ी सी दूर हो गया थोड़ा कम खींच पाएगा, ये बहुत दूर हो गया तो बहुत कम खींच पाएगा। तो ये सिंपल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अनायन का। ठीक है, देखो क्या है, अपने बेसिक स्टेप से चलना है, बिल्कुल बेसिक स्टेप से। ठीक है, देखो CH3 ग्रुप कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है CH3 ग्रुप, ये रहा अपना, है ना। इसमें +m लगेगा, पर इसका +m बहुत वीक होता है, बाकियों से वीक होता है ना, ये याद रखना है। और हेलोजन्स में सिर्फ और सिर्फ -I, ये हेलोजन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ -I। क्लियर है। अब देख लेते हैं, देखो NO2 ग्रुप क्या क्या होता है, -m इफेक्ट। हेलोजन का क्या होता है, हमने अभी अभी देखा, सिर्फ और सिर्फ -I, और इसका क्या होगा, +m, पर बाकियों से वीक होगा। ठीक है, और इसका क्या है, +m, इसका क्या है, +m। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अनायन देखनी है ना। और इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी कि इसके इलेक्ट्रॉन, इसका नेगेटिव चार्ज कोई खींच ले। अब देखो
ये माइनस एम है, ये माइनस एम के थ्रू इसका चार्ज खींच रहा है और ये इंडक्टिव के थ्रू खींच रहा है। अब हमें पता है कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो दादा परदादा होता है इंडक्टिव का, है ना। इंडक्टिव की कोई औकात नहीं होती मीजोमेरिक के सामने। तो एक बात तो क्लियर है, ये इससे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब देखो इनमें कैसे डिसाइड करें, देखो ये प्लस एम के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी प्लस एम के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ये इस चार्ज को और ज्यादा दुखी कर रहे हैं, ये दोनों इस चार्ज को और ज्यादा दुखी कर रहे हैं। तो हमारे पास एक और चीज बन गई कि एक बात तो क्लियर है, ये दोनों इन दोनों से ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है ना अब तक? बिल्कुल। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करें, तो मैंने बोला था कि CH3 ग्रुप का जो प्लस एम होता है वो वीक होता है, वो इस वाले से मतलब बाकियों से वीक होता है, मतलब इससे वीक होगा। तो ये इसको कम इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब कम दुखी करेगा, ये इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ज्यादा दुखी करेगा, तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, मतलब इसमें सबसे ज्यादा दुखी है ये चार्ज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम बेसिक स्ट्रेंथ का। देखो बेसिक स्ट्रेंथ में बेसिकली क्या होता है, यहां पे हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। क्यों चाहिए? क्योंकि बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो उतने अच्छी तरीके से डोनेट करेगा, मतलब उतना अच्छा वो बेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर से वो ये अपनी जड़ी बूटी लगा के देखनी है, जड़ी बूटी के हिसाब से चलेंगे। देखो यहां पे क्या होगा, कैसा इफेक्ट होगा, यहां पे होगा प्लस एम इफेक्ट। और ये CH3 ग्रुप में क्या होता है, प्लस एम होता है, पर इनसे बाकियों से वीक होता है। ठीक है, और क्लोरीन मतलब हेलोजन के केस में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, और ये कैसा शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, अब हमें यहां पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, देखो ये प्लस एम से सप्लाई कर रहा है, ये भी प्लस एम से सप्लाई कर रहा है, और माइनस वाले तो उल्टा इसका खींच लेंगे, उल्टा इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि ये दोनों इन दोनों से ज्यादा अच्छे बेस हैं। ठीक है, अब इन दोनों में डिसाइड करते हैं कौन अच्छा कौन बेकार। देखो ये माइनस आई से खींच रहा है और ये माइनस एम, हमने बात की थी मीजोमेरिक इंडक्टिव का दादा परदादा होता है, मतलब ये बहुत खतरनाक तरीके से इसको अनस्टेबल कर देगा, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे कम। ठीक है, अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करें, तो हमने बात की थी कि इसका प्लस एम इस वाले से ज्यादा होगा, मतलब ये इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पे डेंसिटी ज्यादा करवाएगा, तो ये सबसे अच्छा बेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस में कुछ चीजों से बच के रहना है, जैसे कि ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट किसमें होता है, बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड क्या होता है, सिंपली बेंजीन रिंग पे आपको COOH ये वाला ग्रुप मिल जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ में चौकन्ने हो जाना है कि यहां पे ऑर्थो इफेक्ट है। ऑर्थो इफेक्ट में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है। देखो ऑर्थो मतलब ऑर्थो पोजीशन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, देखो बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा हो, चाहे वो प्लस एम है या माइनस एम है, ऑर्थो पोजीशन वाला मेटा ये पैरा से ज्यादा स्टेबल होता है ना। कोई फर्क ही नहीं पड़ता यहां पे क्या ग्रुप है, ऑर्थो पे आ गया और ये COOH दिख गया, मतलब ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल। यही है ऑर्थो इफेक्ट। अब देखो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन में एक और चीज से बचना है, वो क्या है, नाइट्रोफिनोल। देखो पहली चीज से बचना है ऑर्थो इफेक्ट और दूसरी चीज है नाइट्रोफिनोल। नाइट्रोफिनोल कैसा होता है, पहचानने का तरीका क्या है, देखो फिनोल क्या होता है, बेंजीन रिंग पे OH और नाइट्रो NO2 ग्रुप, सिंपल है। अब देखो इसकी अगर मैं बोल दूं एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो, और अगर हम बेसिक तरीके से निकालने गए तो क्या होगा, देखो सबसे ज्यादा एसिडिक ये वाला आएगा, दूसरे पे ये वाला आएगा और तीसरे पे ये वाला आएगा। मतलब इसके हिसाब से क्या ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्थो सबसे ज्यादा, फिर क्या पैरा और फिर मेटा। पर असल में ऐसा होता नहीं है, हम एग्जाम में ये वाला करके आएंगे पर असल में ऐसा होता नहीं है, इससे बच के रहना है। होता क्या है, पोम याद रखना है, पोम। ठीक है, नाइट्रोफिनोल में पोम याद रखना है, सबसे ज्यादा पैरा होगा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, है ना। मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ में दो चीजों से बचने को बोला है, एक है ऑर्थो इफेक्ट जिसमें COOH ग्रुप मिल जाए, और एक है नाइट्रोफिनोल, इसमें पोम याद रखना है, पोम। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बार चीज़ें रिमाइंड करा देता हूं। देखो हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में क्या क्या पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, फिर हमने क्या पढ़ा था, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर हमने रेजोनेंस को पढ़ा, फिर हमने मीजोमेरिक इफेक्ट को देखा।
ठीक है। और ये बात हम बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं, हाँ बिल्कुल आसानी से सीख चुके हैं कि मीजोमेरिक इफेक्ट का क्वेश्चन आते ही, है ना, उसको देखते ही पता लग जाएगा कि ये मीजोमेरिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो यहां तो हमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो बचे अपने पास कौन से 3 बच गए अपने पास, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। ठीक है, अब देखो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए स्टेबिलिटी को लेके, तो सिंपल सा फंडा याद रखना, तो जिंदगी में सिंपल सा फंडा याद रखना, सबसे पहले हमें रेजोनेंस चेक करनी है क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रेजोनेंस प्रोवाइड कराती है। फिर हमें हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करनी है क्योंकि उससे कम स्टेबिलिटी ये वाली प्रोवाइड कराती है, और सबसे कम स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एक बार फिर से इस चीज को हम दोहराएंगे, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कराएगी, रेजोनेंस, दूसरे नंबर पे हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरे नंबर पे इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो अपना क्या बन गया, अपना ऑर्डर फिर से लिख लेता हूं मैं एक बार फिर से, आपको बार बार चीजें करेंगे, कोई टेंशन ही मत लो। सबसे ज्यादा क्या है, रेजोनेंस है, फिर क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, फिर क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, और इस चीज का इस्तेमाल करते हुए हम अपने प्रश्नों की तरफ, है ना, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। मैं थोड़े से पहले आपको नॉर्मल क्वेश्चन दूंगा, फिर हम पीवाईक्यू भी उसमें करेंगे। ठीक है, तो ये है अपना पहला क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है कि इन दोनों कार्ब अनायन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो वही अपना रूल याद रखना है कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रेजोनेंस के पास, उससे कम हाइपर कॉन्जुगेशन, उससे कम इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखते ही ना आपको पता चल जाएगा कि उसमें रेजोनेंस का लेना देना है या फिर इंडक्टिव इफेक्ट का लेना देना है। ठीक है, देखो जैसे इसमें हमें सीधा दिखाई दे रहा है कि फ्लोरीन लगा है, यानी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट का अपने पास ग्रुप लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे वो इंडक्टिव इफेक्ट का पूछना चाहता है अपने से। और यहाँ की बात करें तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड है और एक चार्ज है, यानी वो रेजोनेंस का लेना देना पूछना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें चेक करनी पड़ेगी हमें रेजोनेंस प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखो रेजोनेंस, देखो आपको पिछला, है ना, पुराना देखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना। मैं आगे आपको रेजोनेंस भी बताऊंगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी, तो पुराना जो भी हम कर चुके हैं कि रेजोनेंस कैसे होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होती है, वो आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। जैसे हमने रेजोनेंस के लिए देखा था कि रेजोनेंस के लिए क्या रूल होता है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, या फिर लोन पेयर हो सकता है। तो यहां पे एक कंडीशन देख लेते हैं, देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी क्या है, इसमें रेजोनेंस जो है वो प्रेजेंट है। और इसमें रेजोनेंस देखो डबल बॉन्ड ही नहीं दिखाई दे रहा कहीं पे, तो मतलब रेजोनेंस तो इसमें नहीं है ना, नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल आसानी से पता चल गया, देखो रेजोनेंस वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें रेजोनेंस है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है कि स्टेबिलिटी पूछी है किसकी, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी अपने से पूछी है, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो वही अपना रूल क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस है, फिर क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, फिर क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, तो यहां पे देख लो, पहले इसमें चेक कर लेते हैं कि रेजोनेंस है या नहीं है, पहले इसमें चेक कर लेते हैं रेजोनेंस है या नहीं है। देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है। और इसकी बात करें, यहां पे डबल बॉन्ड ही नहीं दिखाई दे रहा, मतलब रेजोनेंस एब्सेंट है। तो सिर्फ रेजोनेंस के बेस पे ही हमने पता लगा लिया ना, इनके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, रेजोनेंस है मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी पूछी है, अपने से कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी पूछी है। ठीक है, तो वही रूल है कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगी रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहले चेक करते हैं भाई रेजोनेंस प्रेजेंट है या नहीं है, पहले इसमें चेक करते हैं। देखो ए, यहाँ पे कार्बन है ना, ए डबल बॉन्ड ये बी, ये वाला कार्बन बी, फिर सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी रेजोनेंस इसमें प्रेजेंट है।
इसकी बात करें तो A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C के ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी रेजोनेंस इसमें भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, अब क्या करें, स्टेबिलिटी कैसे चेक करें। अब हम देखेंगे कि किसमें रेजोनेंस ज़्यादा है, किसमें रेजोनेंस ज़्यादा है। तो सिंपल है, अपनी ट्रेन देख लेते हैं। ट्रेन कौन सी, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब इस चार्ज को क्या है, रेजोनेंस के लिए पूरी ट्रेन मिल रही है। देखो कितने सारे कार्बन पे से ये घूम रहा है। इधर बात करें तो सिर्फ 3 ही कार्बन है, मतलब ये यहाँ 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 है ना, तो टोटल कार्बन ही काउंट कर लो। यहाँ 3 कार्बन है, ट्रेन कितनी है, 3 कार्बन की है, यहाँ ट्रेन कितने सारे कार्बन की है, मतलब इसमें रेजोनेंस की अमाउंट ज्यादा है, मतलब क्या है, रेजोनेंस इसमें ज्यादा है, तो इसमें स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जिसने पुराना देखा हुआ है वही ये कर पाएगा, है ना। रेजोनेंस कैसे हमने ज्यादा कम बता दी, किसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है, किसमें नहीं है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं PYQ कर रहे हैं। अब हम PYQ करने वाले हैं। देखो ये नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि देखो इसमें क्या पूछा गया है कि ये वाला कार्बोकटायन जो है वो इससे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसमें हमसे क्या पूछा गया, ये वाला कार्बोकटायन इससे ज्यादा स्टेबल है, तो उसका रीजन पूछा है। उसका क्या पूछा है, हमसे रीजन पूछा है। देखो हमारे पास फिर से वो ये 3 चीजें आएंगी, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस। अब इंडक्टिव इफेक्ट में तो क्या होता है, हमें कोई ग्रुप दिखाई देता है ना, जैसे -I ग्रुप या फिर +I ग्रुप, है ना, फ्लोरीन दिखाई देगा, NO2 ग्रुप दिखाई देगा, तो वैसा तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। देखो हर क्वेश्चन को ऐसे ही टैकल करना है, अलग से आपको पता ही लग जाएगा, है ना। तो कोई ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा तो इंडक्टिव इफेक्ट का तो यहाँ लेना देना नहीं है। बेसिकली रेजोनेंस की जब वो बात करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, है ना। बेंजीन रिंग पे ज्यादातर क्वेश्चन होंगे और डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे वो डबल बॉन्ड भी अपने को देखने को नहीं मिल रहा, तो रेजोनेंस का भी ये क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन किसका बनता है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन का। और हाइपर कॉन्जुगेशन का मैं आपको बता दूं, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए बेसिकली 3 कंडीशन थी। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हम कर चुके हैं पहले ये 3 कंडीशन रिक्वायरमेंट, है ना, जो रिक्वायरमेंट बोलते हैं ना कि ये 3 कंडीशन पूरी होंगी तभी किसी कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वो 3 रिक्वायरमेंट क्या थी। पहली रिक्वायरमेंट थी कि या तो फ्री रेडिकल होना चाहिए, या कार्बोकटायन होना चाहिए, या एल्कीन होना चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट ये अगर पूरी हो गई, फिर हम दूसरी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे कि जो अल्फा कार्बन होता है, जो अल्फा कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। ये है दूसरी रिक्वायरमेंट। ये भी अगर पूरी हो गई तो क्या है, जो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, ये रिक्वायरमेंट। अब चेक कर लेते हैं, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर लेते हैं। इसमें चेक करते हैं सबसे पहले, देखो इसमें चेक करते हैं कि फ्री रेडिकल या फिर कार्बोकटायन या फिर एल्कीन होना चाहिए। तो ये क्या है, एक कार्बोकटायन है, ये भी क्या है, कार्बोकटायन है। तो पहली रिक्वायरमेंट दोनों की पूरी हो गई। दूसरे में चेक करते हैं कि अल्फा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा कार्बन कैसे देखना है, तो मैंने टेक्निक बताई हुई है कि जिस कार्बन पे चार्ज दिख जाए उस पे बॉक्स बना लो, जिस कार्बन पे चार्ज दिख जाए उस पे बॉक्स बना लो। अब बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन, बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन, बॉक्स से नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो होगा अल्फा कार्बन। इधर भी सीन, बॉक्स से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, बॉक्स से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए। तो सारे कार्बन देखो, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, सारा सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसमें भी ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं, ऐसे हाइड्रोजन जो किससे, अल्फा कार्बन से अटैच हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें बात करें ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन तो दोनों में ही प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। अब स्टेबिलिटी का बेसिस कैसे देखेंगे कि देखो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ठीक है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 + 3 + 3 कितने हो गए, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। जबकि इसकी बात करें तो 3 + 2 यानी इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी।
ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीट 2019 का ये क्वेश्चन है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन। ठीक है, तो अपने पास चीजें ही तीन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है। और मैंने बोला है कि इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन होगा ना, तो उसमें आपको ग्रुप दिखाई देगा, कोई -I ग्रुप या फिर +I ग्रुप है ना, कहीं फ्लोरीन होगा, NO2 होगा, ऐसा ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा। पर यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट तो वो नहीं पूछना चाह रहे। रेजोनेंस में क्या होगा, कहीं आपको बेंजीन रिंग या फिर डबल बॉन्ड ऐसा ऐसा कुछ दिखाई देगा, मतलब रेजोनेंस का भी क्वेश्चन ये नहीं पूछना चाह रहे। हाइपर कॉन्जुगेशन का क्वेश्चन पूछना चाह रहे, हाइपर कॉन्जुगेशन का। ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन में हमें पता है क्या है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ज्यादा क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे चेक करनी है आप वो देख लेना, है ना, वो देख लेना, मैंने बता दिया अच्छे से। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं, देखो जिस कार्बन पे चार्ज है उस पे बॉक्स बना लो, जिस कार्बन पे चार्ज है उस पे बॉक्स बना लो, जिस कार्बन पे चार्ज है उस पे बॉक्स बना लो, जिस कार्बन पे चार्ज है उस पे बॉक्स बना लो। अब बॉक्स से नेक्स्ट कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले में हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। और यहाँ पे तो देखो इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये 3 यहाँ बॉन्ड बना चुका है, तो इसके पास नेट अल्फा हाइड्रोजन हुए 3 हुए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 2 वाले तो ये हो जाएंगे, देखो ये अल्फा कार्बन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन, और 2 ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। इसकी बात करें तो 2 ये हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे, कितने हो गए, 5 हो गए। इसकी बात करें तो नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन 2 हो गए। तो देखने से ही पता लग रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, 5 अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे पास किसके है, सबसे ज्यादा इसके पास है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना, हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इनमें से किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के वही 3 रूल हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के वही 3 रूल मैं बारी बारी से बता दूंगा आपको, है ना, हर बार बताऊंगा ताकि आपको फिक्स हो जाए दिमाग में। या तो फ्री रेडिकल होना चाहिए, या कार्बोकटाइन होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, या फिर एल्कीन होना चाहिए, पहला रूल। ये अगर कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट क्या है, जो अल्फा कार्बन है, जो अल्फा कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, दूसरा रूल। तीसरा रूल है कि अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा, है ना, अगर जुड़ा होगा तो वो क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर देगा, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखते हैं, देखो फ्री रेडिकल या कार्बोकटाइन या फिर एल्कीन, तो ये क्या है, फ्री रेडिकल है, ये क्या है, फ्री रेडिकल है, ये भी क्या है, फ्री रेडिकल है ना। तो पहली रिक्वायरमेंट तो तीनों पूरी कर रहे हैं, पहली रिक्वायरमेंट तो तीनों ने पूरी कर ली। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, अल्फा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए। पहले इसमें चेक करते हैं, देखो अल्फा कार्बन कौन सा हो जाएगा, जिस पे चार्ज या फ्री रेडिकल या कुछ भी है उस पे बॉक्स बना लो। फ्री रेडिकल इस कार्बन पे है तो इस पे हमने बॉक्स बना लिया, तो बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन है, नेक्स्ट जो कार्बन है वो होगा अल्फा कार्बन, है ना। और कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो कार्बन होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन, वो क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन। ठीक है, अब अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। देखो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है तो यहाँ तो ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे तो sp3 है, बट इसके पास दिक्कत क्या है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एक भी प्रेजेंट नहीं है क्योंकि तीनों बॉन्ड ये बना चुका है। ठीक है, तो ये तो हो गया, खल्लास हो गया। अब इसकी बात करते हैं, देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करो कि sp3 है या नहीं है। देखो एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, और ये तीसरा यहाँ डबल बॉन्ड, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या दिक्कत थी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ क्या है, अल्फा जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है, मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अपना वो नहीं है, योग्य नहीं है, इसमें नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट में चेक करते हैं, देखो फ्री रेडिकल है, ये तो ठीक है ना, फ्री रेडिकल है, ये तो ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं क्या, कि अल्फा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए। देखो यहाँ पे जो ये, इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं ढंग से कि ये कैसा दिखाई देगा असल में ये कैसा दिखाई देगा, है ना। फिनाइल को हम थोड़ा ढंग से बना लेते हैं, ये दिखाई देगा अपना। ठीक है, यहाँ ऐसे 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 इसके बॉन्ड बना देते हैं, ये इसके बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, तो अल्फा देखो यहाँ पे मैंने अल्फा
अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखने हैं, अल्फा कार्बन कैसे देखते हैं, उसका क्या तरीका बताया है कि जिस भी कार्बन पे चार्ज या फ्री रेडिकल प्रेजेंट हो उस पे बॉक्स बना लो, तो उससे नेक्स्ट जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन की क्या होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए। तो यहां पे चेक कर लो, देखो ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है, इधर ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है, ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब तीनों की क्या है, जो अल्फा कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल के आएगी, मतलब इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं हो सकती। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, देखो क्या है, ये फ्री रेडिकल है इस कार्बन पे, तो इस पे हम क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। अब बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन है ये क्या है, अल्फा कार्बन है। अब ये देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है एक हाइड्रोजन भी लगा होगा, है ना। तो इसके सिंगल बॉन्ड है सारे, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, देखो ये अपना क्या है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, है ना। अल्फा कार्बन वाली भी रिक्वायरमेंट अपनी पूरी हो चुकी है और अल्फा हाइड्रोजन वाली भी, मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल है, सारा समझ में आया ना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन विल बी, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन विल बी, इनमें से कौन सा मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। देखो फिर से वही क्राइटेरिया है कि पहले देखते हैं कि किसमें क्या पूछा गया है ना। देखो सबसे स्टेबल क्या होती है अपनी, रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर क्या है इंडक्टिव, है ना। तो सबसे पहले रेजोनेंस ढूंढ लेते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन ढूंढ लेते हैं, इंडक्टिव ढूंढ लेते हैं, है ना। इंडक्टिव जहां पे मिल गया उस पर तो काटा ही मार देंगे, सबसे कम स्टेबल है। देखो अब देखो यहाँ पे कार्बोकटायन बनेगा कैसे, जो क्लोरीन है ना, ये सब में क्लोरीन है, सब में क्लोरीन है, ये क्लोरीन चला जाएगा, ये क्लोरीन चला जाएगा, सब में ये क्लोरीन चला जाएगा, और यहाँ पे ये कार्बोकटायन बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले चेक करो, है ना। सबसे पहले देख लो कहीं है तो नहीं है ना, उसको काट देंगे हम क्योंकि सबसे कम स्टेबल है। तो अब देखो बी वाले में कहीं भी रेजोनेंस नहीं दिखाई दे रही है ना, बी वाले में कहीं भी रेजोनेंस नहीं दिखाई दे रही, तो इसको पहले ही काट देते हैं। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं, ए वाले में रेजोनेंस प्रेजेंट अपने को दिखाई दे रही है, ए डबल बॉन्ड, बी सिंगल बॉन्ड, सी और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब इसमें ए वाले में रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये ए वाला अपना आंसर हो जाएगा, और यही हम अपने एग्जाम में गलती करके आ जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें भी है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें भी है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहां पे याद रखनी है एक बात कि जो स्ट्रक्चर 9 अल्फा हाइड्रोजन वाली है ना, 9 अल्फा हाइड्रोजन वाली और हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, वो रेजोनेंस वाले से भी ज्यादा स्टेबल है, वो इस वाले कार्बोकटायन से ज्यादा स्टेबल है, ये आपको याद रखना है ना। यहां पे ये चीज गलती हो जाएगी, पर ये याद रखना है ये ज्यादा स्टेबल है। और मैं यहां आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि अगर ये कार्ब अनायन होता, अगर ये कार्ब अनायन होता तो आप क्या करते, तो जाहिर सी बात है ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता। क्यों, क्योंकि माइनस चार्ज कार्ब अनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होती ही नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल में या कार्बोकटायन में या एल्कीन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इससे थोड़ा बच के रहना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो देखने से ही पता लग जाएगा आपको, देखो इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन होगा ना, तो कोई ग्रुप लगा हुआ दिखाई देगा आपको, कहीं भी कोई ग्रुप नहीं दिख रहा, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन नहीं है। रेजोनेंस में क्या है, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड और है ना बेंजीन रिंग, मतलब ये क्या है, रेजोनेंस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन नहीं है। तो जहां पे आपको ये CH3 ग्रुप दिखाई दे, मतलब वो हाइपर कॉन्जुगेशन का क्वेश्चन पूछना चाहता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन में भी वो आपसे अल्फा हाइड्रोजन काउंट कराना चाहता है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने की टेक्निक हमने सीख रखी है कि जिस कार्बन पे चार्ज मिले उस पे डब्बा बना लो, जिस कार्बन पे चार्ज उस पे डब्बा, जिस कार्बन पे चार्ज उस पे डब्बा, जिस कार्बन पे चार्ज उस पे डब्बा। अब अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट कार्बन
कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन है ना। नेक्स्ट है ये अल्फा कार्बन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कौन सा, ये वाला है, इसमें ये वाला, इसमें ये वाला। ठीक है, अब काउंट कर लेते हैं। देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन तो ये वाले हो गए, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, देखो एक के पास 3 है तो 2 के पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे ना, 2 और 6 8 हो गए। इसमें बात करें तो एक के पास 3 है तो 3 के पास कितने हो जाएंगे, टोटल 9 हो जाएंगे। इसमें बात करें तो एक के पास 3 है तो 2 के पास 6 हो जाएंगे। इसमें बात करें तो सिर्फ 3 है ना। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम ये वाला, उससे कम ये वाला, उससे कम ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन। ठीक है, फिर से वही टेक्निक, देखो इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन में अपने को कोई ग्रुप लगा हुआ दिखाई देगा, -I का, +I का, मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन अपने से नहीं पूछना चाह रहा है। ठीक है, और रेजोनेंस वाले में क्या होगा, डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग, इस टाइप से अपने को दिखाई देगा, मतलब रेजोनेंस का भी क्वेश्चन अपने से नहीं पूछना चाह रहा है। मतलब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन का, और हाइपर कॉन्जुगेशन में भी वो हमसे अल्फा हाइड्रोजन काउंट कराना चाहते हैं। और अल्फा हाइड्रोजन का फंडा क्या होता है, स्टेबल पूछा ना, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने की टेक्निक अपने को आती है, जिस पे चार्ज है उस पे बॉक्स बना लो, जिस पे चार्ज है उस पे बॉक्स बना लो, जिस पे चार्ज उस पे बॉक्स बना लो, जिस पे चार्ज है उस पे अब बॉक्स बना लो। देखने से ही पता लग रहा है इसके पास 3 3 3, मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास 3 हो जाएंगे, इसके पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, इसके पास तो है ही नहीं। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन मतलब सबसे ज्यादा है, तो सबसे स्टेबल कौन सा हो जाएगा, अपना डी हो जाएगा।